हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों इस समय सिक्योरिटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज आल्सो नोन एज डैश क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को किस प्रकार के क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है? प्राइवेट की, सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की, नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड को। तो समझिए, मान लीजिए कोई सेंडर है, वो जो है सेंड करता है अपनी इंफॉर्मेशन रिसीवर को। तो यहाँ पे हमारा बहुत सा, यदि वो प्लेन टेक्स्ट में डाटा अपना भेजता है प्लेन टेक्स्ट में, तो बहुत सारे हैकर जो है दोस्तों, बहुत सारे लोग थे, इस डाटा को चुरा लेते हैं। समझ में आया? इस डाटा को चुरा लेते हैं। तो समझिए, इसके लिए क्या होता है कि हमें इसको साइफर टेक्स्ट में डाटा को भेजना होता है। किस में भेजना होता है दोस्तों? साइफर टेक्स्ट में डाटा को भेजना होता है। जब साइफर टेक्स्ट में डाटा को भेजेंगे तब ये लोग बहुत इजी तरीके से इसको नहीं एक्सेस कर पाएंगे। अभी आप इसके प्रीवियस में देखे होंगे दोस्तों कि गूगल से भी बहुत सारा मिलियन में लोगों का पासवर्ड जो है हैक हुआ है। ये बात समझिए, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां। और यहां तक कि जब दोस्तों वार चलते हैं, जब आर्मी अपना मैसेज भेजती है, तो उस समय दोस्तों बहुत ज्यादा डाटा चुराए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब आइए इसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार के। मान लीजिए कि हमारे पास जो है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझिएगा। हमारे पास जो है इनक्रिप्शन, हम जब इनक्रिप्शन करते हैं, सॉरी, इसको इनक्रिप्शन किए डाटा को, ठीक है, इनक्रिप्ट किए, ठीक, इनक्रिप्शन किए। तो इनक्रिप्शन भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक सिमेट्रिक की होता है, एक असिमेट्रिक की होता है। सब नोट करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिमेट्रिक की होता है, ठीक है, और एक असिमेट्रिक की होता है। असिमेट्रिक की। अब देखिए, इसमें जो सिमेट्रिक की होता है दोस्तों, इसमें सेम की यूज की जाती है। इसमें कैसा की यूज की जाती है? सेम की। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला? सेम की यूज की जाती है, सेम की यूज की जाती है। और इस वाले में दोस्तों टू की यूज की जाती है, टू की यूज की जाती है। इसमें देखिए, एक होता है दोस्तों इसमें पब्लिक होता है एक की, और एक होता है प्राइवेट। और इस वाले में सेम में इसमें एल्गोरिदम का यूज किया जाता है, जैसे डीईएस, डाटा इनक्रिप्शन सिस्टम वाला, जिसमें दोस्तों कितने बिट के होते हैं? जैसे 56 बिट, 56 बिट की का यूज किया जाएगा, ठीक है, 112 यूज किया जाएगा, 168 यूज किया जाएगा, और एक होता है एईएस, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम होता है। इसमें दोस्तों 128, 256 और 2048 तक बिट का इसमें यूज किया जाता है। और इस वाले में दोस्तों, इस वाले में जो एल्गोरिथम यूज की जाती है वो आरएसए। ये दोस्तों 3 रशियन साइंटिस्ट थे, ये इन्होंने की इसको डेवलप्ड किया था। और ये जो है 2048, 4096 बिट, बाप रे, इतना देख रहे हैं, 4096, इतना जो है, मतलब इतनी हैवी की का इस्तेमाल करते थे। अब इसके बाद, अब हमारे पास यहां पे इस क्वेश्चन का अगर आंसर तो इतने में ही हमारा आ गया, ठीक है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज आल्सो नोन एज, तो इसमें हमारे पास प्राइवेट की होगा, सिमेट्रिक की होगा, कि असिमेट्रिक की होगा। देखिए, आपके पास मैंने इसका आंसर दे दिया, तो आप मुझे इसका बताइए कि क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक। क्योंकि एक बार डिस्क्रिप्शन देने के बाद दोस्तों बहुत सारा जो है
हमारे पास ये समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अब साथ में अगर दोस्तों इसका आंसर वगैरह आप देंगे तो ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट जरूर होता है। इसका मैं बता देता हूँ, एसिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम क्या है, ये पूरा सिस्टम इसको हम क्रिप्टोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? क्रिप्टोग्राफी कहेंगे। तो इसमें सिमेट्री असिमेट्रिक की, ठीक है, असिमेट्रिक की सी ऑप्शन आपका सही होता है। देखिए, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज आल्सो नोन एज द सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आल्सो नोन एज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक। अब देखिए, जैसे हमारे पास पब्लिक की है, प्राइवेट की है, दो की हमारे पास है। तो अगर देखिए जो सेंडर होगा, जो सेंडर है वो अगर क्या पब्लिक की से दूसरे को की बना इनक्रिप्ट कर देगा तो दूसरा जो है प्राइवेट की से खोल लेगा? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखिए हम पब्लिक की सबके पास होगी, पब्लिक की जो होगी वो सबके पास होगी, प्राइवेट की अपना कोई नहीं शेयर करेगा, प्राइवेट की अपना शेयर नहीं करे। तो जो ये सेंडर है अपने पब्लिक की से बना देगा, तब ये इसको खोल ही नहीं पाएगा। अच्छा, इसके ये अपने प्राइवेट की से बना दे तब भी इसको नहीं खोल पाएगा। ध्यान से समझिएगा। अगर ये दोस्तों रिसीवर के, ये सेंडर था और ये क्या है मेरे पास, ये रिसीवर है, ठीक है। अगर ये रिसीवर के पब्लिक की से डाटा को इनक्रिप्ट करता है तब ये आसानी से इसको खोल पाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन अभी आपको मिल जाएगा, इसके बाद ये वाला भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहां पे देखिए, टू वेरीफाई अ डिजिटल सिग्नेचर वी नीड दी। डिजिटल सिग्नेचर को प्रमाणित करने के लिए हमें जरूरत होती है सेंडर प्राइवेट की सेंडर पब्लिक की, रिसीवर प्राइवेट की कि रिसीवर पब्लिक की। अभी अभी मैंने तो बताया, ठीक है। उस वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ध्यान रखिएगा, उसका भी क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर ये डिजिटल सिग्नेचर की बात करता है, डिजिटल सिग्नेचर में दोस्तों सेंडर का पब्लिक की हमको यूज करना पड़ेगा। किसका दोस्तों? सेंडर का पब्लिक की, तभी तो वो उसको ओपन कर पाएगा। क्योंकि देखिए, एक जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर की हम बात करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, सभी के पास जाता है, तो सभी उसको एक्सेस कर पाएंगे ना। पब्लिक की तो सभी शेयर कर रहे हैं, अभी मैंने बोला पब्लिक की तो सभी शेयर कर रहे हैं। तो हम यदि रिसीवर, ये हमारे पास सेंडर है और ये हमारे पास रिसीवर है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, अगर हम इसके पब्लिक की से डाटा इनक्रिप्ट कर दें तो जितने भी रिसीवर होंगे सभी इसको इनक्रिप्ट कर पाएंगे, सभी इसको डिक्रिप्ट कर पाएंगे। जब कोई मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है तब उसको डिक्रिप्ट करके उसी फॉर्मेट में पढ़ा जा सकता है, अदरवाइज नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इसका क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों? इसका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए, ठीक है, इतना सफिशियंट है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन आइडिया एल्गोरिथम द की साइज इज, आइडिया एल्गोरिथम में की साइज होती है 64 बिट होती है कि 128 बिट होती है कि 256 बिट होती है कि 56 बिट होती है 43, ठीक है। इसमें क्या है, तो 128 बिट होती है, आइडियाज में 128 बिट होती है। और आइडिया का फुल फॉर्म क्या है उसको आप लिख लीजिए, इंटरनेशनल डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इंटरनेशनल डाटा इंक्रिप्शन इंटरनेशनल डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। और ये कैसी की होती है? ये होती है दोस्तों सिमेट्रिक की। ये कैसा है? ये है सिमेट्रिक की, ठीक है। तो सिमेट्रिक की ब्लॉक सिफर, सिमेट्रिक की ब्लॉक सिफर, ठीक है। और इसका कब इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? तो इसको इंट्रोड्यूस्ड पहली बार दोस्तों 1990
वन में इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। समझिएगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अ डैश स्टैंड फॉर, अभी मैंने इसके पहले डिस्क्रिप्शन दिया तो उसमें डैश बताया, ठीक है, डैश बताया। अब डैश किसके अंतर्गत आता है? सिमेट्रिक की के अंतर्गत आता है। अभी अभी इसको हमने जो है डिस्कस किया कि सिमेट्रिक की के अंतर्गत आता है। तो आइए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डैश स्टैंड फॉर रिफरेंस टू क्रिप्टोग्राफी। डैश से तात्पर्य है क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में। डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डिजिटल इंक्रिप्शन सेट, डाटा इनकोडिंग स्कीम की डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। कौन सा इसका सही होगा? इसका दोस्तों डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड सही है। अभी अभी हमने इसको जो है इसका फुल फॉर्म बताया भी। देखिए, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम यूज होती है इनक्रिप्शन में। किसमें? इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन ऑफ डिजिटल डाटा, इनक्रिप्शन ऑफ डिजिटल डाटा, इनक्रिप्शन ऑफ डिजिटल डाटा, ठीक है, डिजिटल डाटा। अच्छा, ये कब डेवलप की गई थी? ये दोस्तों 1970 में डेवलप्ड की गई थी। किसके थ्रू? आईबीएम के थ्रू। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के थ्रू जो है ये डेवलप्ड की गई थी। यूएस नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, NIST एज फेडरल स्टैंडर्ड इन 1977 में इसने इसका जो है स्टैंडर्ड वाला की दिया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Which of the following statement is are correct regarding digital certificates? डिजिटल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? डिजिटल प्रमाण पत्रों को, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से? अभी इसको हमने डिस्कस किया था। डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक क्वेश्चन टच हो चुका है। देखिए, डिजिटल सर्टिफिकेट डज नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द सीए हु इशूज, गलत है। डिजिटल सर्टिफिकेट आर बेस्ड ऑन पब्लिक की, बिल्कुल, अभी अभी हमने देखिए इसको डिस्कस किया, ये तो सही है, ठीक है। आगे देखिए, दिस सर्टिफिकेट आर अवेलेबल ओनली वन कहां से आ गया यहाँ पे? स्ट्रेंथ 128 बिट, नहीं, ये भी सही नहीं। तो केवल इसका सेकंड ऑप्शन ही सही हुआ ना, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। डिजिटल सिग्नेचर में हम जो है हम पब्लिक की के क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की को हम यूज करके उसे इनक्रिप्ट करते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइवेट की इन असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट की किसके द्वारा रखी जाती है? किसके द्वारा रखी जाती है? सेंडर के द्वारा, रिसीवर के द्वारा, सेंडर एंड रिसीवर दोनों की, मोर देन वन ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव? तो दोस्तों रिसीवर के द्वारा रखी जाती है ना। जो देखिए, हमारे पास ये सेंडर है, ये हमारे पास रिसीवर है, ठीक है, और दोनों के पास प्राइवेट पब्लिक की है। ध्यान रखिएगा, दोनों के पास प्राइवेट और पब्लिक की है। क्या क्या बोला? प्राइवेट की एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट के किसके द्वारा रखी जाती है? तो देखिए, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसके बाद भी पब्लिक की है, और इसके बाद भी हमारे पास क्या है? प्राइवेट की है, ठीक है, मतलब पब्लिक की है और प्राइवेट की भी है, और इसके बाद भी पब्लिक की है और प्राइवेट की है। लेकिन जब डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तो सिंपल वाले में रिसीवर के पब्लिक की से कर दिया जाता है, तभी रिसीवर उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, और यदि डिजिटल सिग्नेचर है तो उसमें पब्लिक की से किया जाता है। ये बात को आपको अच्छी तरीके से अब पता चल गया। तो इसमें रिसीवर का जो है रिसीवर सही होगा। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट की किसके पास होगी? तो वो जो है रिसीवर के पास। ठीक, समझ में आया इतनी बात? अब देखिए, जो की क्रिप्टोग्राफी है, की क्रिप्टोग्राफी, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसी जो की क्रिप्टोग्राफी है उसी को हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं,
ठीक है, इसमें सेम की यूज होता है, बोथ में, दोनों में, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसमें जो है सेम की यूज होगी, इनक्रिप्शन में भी, इनक्रिप्शन में, इनक्रिप्शन में और डिक्रिप्शन में, डिक्रिप्शन में। ठीक है, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एसिमेट्रिक, ठीक है, और प्राइवेट की केप्ट बाय रिसीवर। ठीक है, तो प्राइवेट की किसकी बात किसके पास रहेगी, रिसीवर के पास रहेगी, तभी वो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिक की शेयर्ड, पब्लिक की शेयर करते हैं, सभी लोग शेयर करते हैं, लेकिन प्राइवेट की जो है शेयरेबल नहीं है। तो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट शेयर द सेम सीक्रेट की सिक्योरली बिफोर इट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, डैश मॉनिटर यूजर्स एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। डैश इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि की निगरानी करता है और पृष्ठभूमि में उस जानकारी को किसी और के पास प्रेषित करता है, किसी और के पास प्रेषित करता है। मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर की नन ऑफ दिस किस में करता है? तो देखिए, आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इंटरनेट पे उपयोगकर्ता की गतिविधि की निगरानी करता है, मतलब धाक लगाए बैठा होता है, ठीक है, और उस जानकारी को किसी और के पास क्या करता है, सेंड करता रहता है, मतलब इधर से चुराता है और उस साइड को सेंड करता है, वो है दोस्तों स्पाईवेयर। ध्यान रखिएगा, जब एक तरफ से डाटा, ये एक तरीके का मलिशियस सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है दोस्तों, मलिशियस, मलिशियस सॉफ्टवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है। ये एक तरफ से डाटा चुराता है और दूसरी तरफ भेजता रहता, मतलब चुरा चुरा के भेजता रहता, और ये मलिशियस सॉफ्टवेयर है और कैन इंस्टॉल इटसेल्फ, मतलब ये खुद इंस्टॉल हो सकता है, कैन इंस्टॉल इटसेल्फ, खुद ब खुद क्या होता है, ये कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और मतलब कि इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, चुराता है और भेजता रहता है। समझ में आया? इसमें ये इंफॉर्मेशन कैसे चुराता है, ये इंफॉर्मेशन की स्ट्रोक, स्क्रीनशॉट, ईमेल एड्रेसेस, ये इस तरीके का फंडा अपनाता है। क्या क्या अपनाता है? देखिए, की स्ट्रोक कहां पे गया, की स्ट्रोक, स्क्रीनशॉट, ठीक, ईमेल एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस एंड जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको सबको ये चुराता है और दूसरे को भेजता रहता है। इस बात को याद रखिएगा, इसे स्पाईवेयर कहते हैं। इतने कॉन्सेप्ट से आप अब इसे कभी भूलेंगे नहीं। आगे देखिए, व्हाट इज द मल्टीपार्टाइल वायरस। मल्टीपार्टाइल वायरस क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। हाइब्रिड ऑफ द माइक्रो वायरस एंड स्टील्थ वायरस, ठीक है, नहीं। हाइब्रिड ऑफ वायरस एंड वार्म, नहीं। हाइब्रिड ऑफ एक्टिव एक्स एंड जावा कंट्रोल, नहीं। हाइब्रिड ऑफ प्रोग्राम वायरस एंड बूट सेक्टर वायरस। देखिए, स्टील हमारे पास क्या पूछा है, मल्टीपार्टाइल वायरस। मल्टीपार्टाइल वायरस जो है वो प्रोग्राम वायरस एंड बूट सेक्टर वायरस में आता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए, बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम वायरसेस, ये क्या करता है, इन्फेक्ट प्रोग्राम फाइल से। इन्फेक्ट ये किसकी प्रोग्राम फाइल करता है, किसको इन्फेक्ट करता है? तो इन्फेक्ट प्रोग्राम फाइल, इन्फेक्ट प्रोग्राम फाइल,
प्रोग्राम फाइल को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट प्रोग्राम फाइल को एक्टिव विल द इफेक्ट द बूट सेक्टर में, ठीक है, किसमें, बूट सेक्टर, बूट सेक्टर, बूट सेक्टर कह दिए या बूट रिकॉर्ड कह दीजिए, बूट रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा, बूट record. The virus will be make copies of itself and will infect other program of the computer. ये अपनी कॉपी भी बनाता है, ध्यान रखिएगा, मतलब कॉपी itself, कॉपीज, कॉपीज, कॉपीज itself. अब अपनी कॉपी यदि कोई वायरस बनाएगा तो वो पूरा का पूरा भर जाएगा कंप्यूटर के, पूरी हार्ड डिस्क भर जाएगी, एसएसडी भर जाएगी, वो वैसे भी पूरा स्लो हो जाएगा, कंप्यूटर किसी काम का नहीं बचेगा। आप जब वो अपने आप को खुद ही रिप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, कॉपी बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉरी दोस्तों, a computer virus is a software program which has the essential ability to, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें आवश्यक क्षमता होती है, डैमेज डाटा, बिल्कुल कंप्यूटर के डाटा को डैमेज कर देगा, डैमेज प्रोग्राम कर देगा, क्लोन इटसेल्फ, अपने आप को क्लोन बना लेगा, ठीक है, क्लोन मतलब समझ रहे हो ना, एक भेड़ का क्लोन पैदा किए थे डॉक्टर, याद है, मतलब सेम टू सेम बना लेना, ठीक है, उससे बच्चा पैदा कर लेना, समझ में आया, तो ये भी ये कर लेगा वायरस। तो फिर बचा क्या, मोर देन वन ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव, बिल्कुल सही, फिर बचा ही क्या है भैया, डी लगा दो इसका ऑप्शन कि मोर देन वन ऑफ द एबव इन सम में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिक्योरिटी सॉकेट लेयर एसएसएल, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्योरिटी सॉकेट लेयर का सही अभिलक्षण नहीं है, सही अभिलक्षण नहीं है बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अब एसएसएल के बारे में हमें तो जानकारी होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे, ठीक है, समझ में आया, तो इसको पढ़ते जाते हैं और इसमें नहीं जो है वो हम ढूंढ लेंगे। देखिए, इट रिक्वायर्स आ सर्वर सर्टिफिकेट, ये तो सही है, इसके लिए सर्वर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है एसएसएल का, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर होता है एसएसएल, ठीक है, इट ऑपरेट्स एट टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर, बिल्कुल सही, ये टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे कार्य करता है, ये भी सही है, और इट यूजेस द डेडिकेटेड टीसीपी आईपी सॉकेट, ये भी सही है, या एक समर्पित टीसीपी आईपी सॉकेट का उपयोग करता है। अच्छा, इट ऑपरेट्स बिटवीन द नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, यह नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच कार्य करता है, ये कौन सा बता दिया, ये तो भैया टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, तो दोस्तों ये लीजिए, आपका डी ही नहीं है, इसने पूछा है नॉट, नॉट के संदर्भ में, नहीं के ही संदर्भ में आंसर देना है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एक्ट ऑफ distinguishing communications from an unknown source as being a trusted source, डैश एक विश्वसनीय स्रोत होने के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से एक संचार को छिपाने का एक अधिनियम है। ओहो, ये तो पूछ रहा है ठीक है, ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब इज एन एक्ट डिस्टिंग्विशिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम द अननोन सोर्स इज बीइंग द ट्रस्टेड सोर्स, अपने आप को मतलब पूरा सही बताओ और उसके डाटा को छुपा लो, समझ में आया, ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो ये कौन करता है ऐसे कि अपने आप को बिल्कुल सही बताओ, सेम टू सेम बताओ भैया कि मैं ही हूं, और डाटा को चुरा लो, तो वो होता है दोस्तों स्पूफिंग, ध्यान रखिएगा, स्पूफिंग समवन द डिस्टिंग्विश कम्युनिकेशन, लाइक द ईमेल आएगा इसमें, ठीक है, ईमेल आएगा, वेबसाइट आएगा, ठीक है, वेबसाइट आएगा, और फोन कॉल आएगा, फोन कॉल आएगा, ठीक है, और टू मेक इट अपीयर एज इट कम्स फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, ठीक, समझ में आया। अच्छा, थोड़ी सी जब मैं 2-3 सेंटेंस एक साथ इंग्लिश में बोल देता हूं तो वो समझ में आता है कि नहीं, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए
समय फिलहाल मैंने उसको डुअल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता ही रहता हूं, लेकिन कभी कभी 2-3 लाइन इकट्ठा बोल देता हूं, ठीक है, वो भी समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, in the context of the computer and internet, choose the odd one out from the following। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव कीजिए। इसमें क्या बोल रहा, असंगत का चुनाव करना है ना। कोड रेड, मेलिसा, आई लव यू, कोमोडो। अब ये कब कौन बना है, ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। कब कौन, आई लव यू वायरस बहुत फेमस हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही आई लव यू वायरस। मैं तुमसे प्यार करता हूं, अच्छा कर दे प्यार भैया, दूसरे कंप्यूटर से प्यार करेगा फिर उसको जो है उड़ा देगा। इस तरीके के प्यार तो नहीं चाहिए। ये वाला तो अभी 2-3 केसेस हुए हैं ना हमारे इंडिया में, जानते हैं वो कौन सा है, जो पहाड़ से एक लड़की जो है लड़के को क्या कर दी है, धक्का दे दी। अब लड़की धक्का दे दी कि उसका बॉयफ्रेंड धक्का दिया, आज तक हमको नहीं समझ में आया, अब आप समझिए इसको। हम चलते हैं इस वायरस में। देखिए तो हमारे पास क्या है, कोड रेड, कोड रेड, ठीक है, कोड रेड, कोड रेड, मेलिसा, कोड रेड और मेलिसा एंड आई लव यू। इसका नाम हमको बहुत अच्छा लगता है, आई लव यू, ठीक है। ये तीनों जो है ये फेमस कंप्यूटर वार्म हैं, ध्यान दीजिए। ये क्या है, तीनों को तीनों फेमस कंप्यूटर वार्म और वायरसेस कह लीजिए, दोनों कह देता हूं, नहीं फिर से कंफ्यूजन होगा। अच्छा देखिए, ये केवल डिसरप्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, और ये कब के फेमस हैं, 1990 के वायरस, ठीक है। और ये कब तक चले हैं, तो ये 2000 सन तक दोस्तों लगातार चले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन तीनों वायरस को। और ये बहुत खतरनाक वायरस थे उस जमाने के। और जो कोमोडो है ये वाला, देखिए इसका असंगत का चुनाव तो कोमोडो ही आ गया, हम तो इसको पहले ही डिसाइड कर लिए। ये कोमोडो डिफरेंट है, इट इज ये एक कंपनी है। ये क्या है, ये एक कंपनी का नाम है, कंपनी दैट क्रिएट्स एंड सेल्स साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, लाइक एंटी फायरवॉल, ठीक है। ये कंपनी है जो क्या करती है, जो एंटीवायरस बनाती है और फायरवॉल बनाती है और उसको सेल करती है। समझ में आया, तो डिफरेंट कौन हुआ, कोमोडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the context of internet, DICE is the related with the rules of framing messages that will not the hurt other user of internet। इंटरनेट के संबंध में डैट इंटरनेट के दूसरे उपयोगकर्ताओं को आहत न करने वाले संदेश तैयार करने के नियमों से संबंधित होता है। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे बोलते हैं दोस्तों नेटिक्वेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं क्या, नेटिक्वेट। इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट, नेटिक्वेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेटिक्वेट बोलते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डैश इज अ चैलेंजेज रिस्पॉन्स mechanism to ensure that on the other side a person is responding and not a machine। डैश एक चैलेंज रिस्पॉन्स युक्ति है जो यह तय करती है कि दूसरे छोर से प्रतिक्रिया एक व्यक्ति दे रहा है, ना कि एक मशीन। वेरी गुड। आप समझिए, एक आप फॉर्म भर रहे हो, उसमें आपका इस तरीके के कुछ कैप्चा खुल के आ रहा है कि इसको आप डालिए, ठीक है। ये क्या है, ये कैप्चा ही दोस्तों ये डिसाइड करता है कि दूसरी तरफ मशीन है या कोई जो है आपका पर्सन है, तो वो है दोस्तों कैप्चा, ठीक, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following specify WLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। निम्न में से कौन सा WLAN सिक्योरिटी मानक है, IEEE 802.11। अब देखिए सब में 11 है, I है, B है, G है, तो अब इस पे भी हमको जो है थोड़ी सी जानकारी जरूरी चाहिए कि
लाइन में क्या आता है, तो ये आई आता है। क्या आता है दोस्तों? आई आता है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, आई ट्रिपल ई 02.11 बेस स्टैंडर्ड ऑफ डब्ल्यू लाइन होता है। ये क्या है दोस्तों? बेस स्टैंडर्ड ऑफ डब्ल्यू लाइन। इसको मैं बोल देता हूं बेस स्टैंडर्ड ऑफ बेस स्टैंडर्ड बेस स्टैंडर्ड ऑफ डब्ल्यू लाइन। बेस स्टैंडर्ड ऑफ डब्ल्यू लाइन होता है। और 802.11 बी, ये क्या होता है? बी एंड जी। तो डिफाइंड डाटा रेट एंड फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन, जैसे स्पीड, फ्रीक्वेंसी या मॉड्यूलेशन, ये दोनों काम करते हैं नीचे वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 802.11 आई स्पेसिफाई द डील विद द सिक्योरिटी। ठीक है, स्पेसिफाई द डील विद द सिक्योरिटी। ध्यान रखिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट भी करते रहिए। ठीक है, इस पे स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इसमें आएगा। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है। तो ये किस में यूज होगा? ये होगा दोस्तों डब्ल्यू लाइन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन थोड़ा सा सबके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये देखिए एक और क्वेश्चन आया, समवन अ टेक्स्ट इन द पिक्चर फॉर्मेट इज शोन ऑन द सर्टेन वेब पेजेस एंड you ask to enter the same text in the text box, such text show the pictures format is known। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको दिखता है ना यही चीजें। ठीक है, कि कभी कभी किसी वेबसाइट पर पिक्चर फॉर्मेट में एक टेक्स्ट दर्शाया जाता है तथा आपको वही टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में प्रविष्ट या इंटर करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के पिक्चर फॉर्मेट में दर्शित टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? कैप्चा कहा जाता है। वही चीज है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसमें दो बार देखिए क्वेश्चन मिल गया है, मतलब इसका पूछने का तरीका अलग अलग तरीके से सेंटेंस लिखा जा सकता है, लेकिन उसका आंसर वही है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखा जा सकता है, थोड़ा सिंप्लिसिटी करके सेंटेंस लिखा जाता है, लेकिन आंसर आपका कैप्चा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the shown as a piece of program code that attaches itself to legitimate program code and run when the legitimate program run and harms the system। जिसे प्रोग्राम कोड के रूप में जाना जाता है और वह प्रोग्राम कोड के साथ जुड़कर उसके साथ रन होता है एवं सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, वह कहलाता है। बताइए, इसमें मुझे कुछ बताने की बात है। ये 10 बार आप पढ़ चुके होंगे, तो कि ये वायरस का काम है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वायरस है, बिल्कुल डिफिनीशन ही लिख दिया गया है क्वेश्चन में। आगे इसमें क्या डिस्क्रिप्शन दो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डज नॉट परफॉर्म एनी डिस्ट्रैक्टिव action directly and instead only assumes system resources। वह जो कोई सीधी तौर पर विनाशकारी कार्य नहीं करता है और इसके बजाय वह सिस्टम के संसाधनों का उपयोग करता है, उसे डाउन करने के लिए वह कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है कि उसे क्या कहलाता है? उसे वार्म कहेंगे दोस्तों, उसे वार्म कहेंगे। ठीक है, और वार्म क्या होता है? एक मालवेयर है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक मालवेयर है। और मालवेयर क्या करता है? ये सेल्फ रिप्लिकेट करता है। ये बातें, ये मेरा की जो कॉन्सेप्ट है उसको आप जरूर नोट कर लीजिए। कभी ना कभी आप इसमें आंसर कभी नहीं भूलेंगे और आसानी से आंसर लगा लेंगे। ठीक है, वो वार्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ आईटी एक्ट 2000 कॉल्स। कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि आईटी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000 का नवीनतम संस्करण क्या है? 2008 है। ठीक है, आईटी एक्ट 2008 आईटी अधिनियम है। ठीक है, तो इसका जो संशोधित रूप है वो दोस्तों 2008 है।
ध्यान रखिएगा। और अगर हमारे पास पूछे कि आईटी एक्ट कब आया था, तो आईटी एक्ट कब आया था, तो वो आया था दोस्तों 2000 में। ठीक है, वो कब आया था, 2000 में आया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए आईटी एक्ट 2008, ठीक सही है। अब इसके आगे क्या है, इसमें आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स स्टीलिंग द आइडियाज और स्टीलिंग द क्रिएशंस ऑफ अदर्स। निम्न में से कौन सा दूसरे के विचारों या रचनाओं को चुराने को दर्शाता है? प्लेजियरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पायरेसी की ऑल ऑफ दी एबव। कौन दर्शाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों प्लेजियरिज्म। प्लेजरिज्म होता क्या है? देखिए, प्लेजरिज्म रिफर टू द एक्ट ऑफ द टाकिंग समवन एल्स। ध्यान रखिएगा, टाकिंग समवन एल्स, मैं लिख देता हूं यहां, टॉकिंग समवन एल्स। ठीक है, समवन एल्स, आइडियाज, ठीक है, आइडियाज हो गया, क्रिएशन हो गया, मतलब कोई पिक्चर वगैरह आप बनाते हो, ठीक है, एंड प्रेजेंटिंग देम एज योर ओन, ठीक है, उसी तरीके का दिखा देगा। इसेंशियली स्टीलिंग देम, और ये क्या कर लेगा, चुरा लेगा, वो है प्लेजरिज्म। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन एक्ट इज टू, डेटा संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्ट पर्सनल प्राइवेसी, व्यक्तिगत गोपनीयता की। अरे दोस्तों, आगे क्या जाओगे, आपको पहले आंसर मिल रहा है कि व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा करना, वही तो है डाटा प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रिवेंट वायरसेस, इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, रिड्यूस द प्रोजेक्ट फेलर। नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आगे आपको जाना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ साइबर सिक्योरिटी व्हाट रेमेडी डज द लॉ प्रोवाइड्स। साइबर सुरक्षा में कानून क्या उपाय प्रदान करता है? अपोलॉजी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास की टेक्नोलॉजीज, प्रौद्योगिकियां की कंप्यूटर नेटवर्क, क्या क्या प्रोवाइड करता है आपसे? तो आपको कारावास प्रोवाइड करता है, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड होना भी चाहिए। ठीक, ये कोई मामूली खेल नहीं है कि किसी का डाटा आप चुरा लीजिए बहुत आसानी से और बिना कारावास के इसको छोड़ दिया जाए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, डैश enables the creator owner to earn recognition of the financially benefit by using them the creation or इन्वेंशन। डैश रचनाकार स्वामी को अपनी रचना या आविष्कार के उपयोग से मान्यता या आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की डाटा प्रोटेक्शन कौन सा सही बनाता है? तो वो बनाता है कॉपीराइट। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं है। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इज द गिवन फॉर हाउ मच टाइम इन डिजिटल रिम्स। डिजिटल क्षेत्र में आईपीआर बौद्धिक संपदा अधिकार कितने समय के लिए दिया जाता है? कितने समय के लिए दिया जाता है आईपीआर? तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यही सही होना चाहिए। अल्टीमेटेड पीरियड ऑफ टाइम, असीमित के लिए नहीं। अनिश्चित अवधि के लिए मतलब अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नहीं। डिपेंडिंग ऑफ केस टू केस बेसिक, मामले के अनुसार अलग अलग नहीं। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशंस ऑफ इट्स ऑथर्स इज कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को उसकी लेखक के अनुमति के बिना कॉपी करना क्या कहलाता है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्या कहलाएगा बताइए? लार्सनी कहलाएगा कि सॉफ्टवेयर चोरी कहलाएगा कि हाईवे रोबरी? देखिए, हाईवे रोबरी, डकैती वगैरह कोई मतलब है इसका? ठीक है, ये सॉफ्टवेयर चोरी कहलाएगा, मतलब कि आप सॉफ्टवेयर की चोरी कर रहे हो। ये रहा दोस्तों आज का सेट, कंप्लीट होता है।
आपको पसंद आए तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेरे कमेंट आता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो मैंने कल आपको पीडीएफ अपने एग्जामिनेशन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल में भेज दिया है, ठीक है। अब उसमें से एक अभ्यर्थी का कमेंट आया है कि सर सभी को आप एक नोट्स बना के भेज दीजिए। तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाइए, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।